अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ शेख अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं और आप हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर प्लान कर रहे किसी भी रिटेल बिज़नेस में प्ले करने का या कोई रिटेल बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो उसके हवाले से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकता है और क्या स्ट्रैटेजीज उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसके बिहाफ पे वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सके। सर थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताइएगा कि अगर कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अगर प्लान कर रहा है तो क्या स्ट्रैटेजीज और किस माइंडसेट के साथ उसको रिटेल बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। जी, रिटेल बिजनेसेस की जो है ऑलरेडी भी मैं उसके पे कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। रिटेल इंडस्ट्री जो है वो लाइक दिन ब दिन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है बिज़नेस को चलाने के लिए। तो अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला कि रिटेल बंद हो जाएगी, शॉप्स, मॉल्स, हर चीज़, मार्केटें बंद हो जाएंगी, सब कुछ ऑनलाइन बिकेगा। ऑनलाइन भी बिकेगा, लोगों का रुझान उसकी तरफ होता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रिटेल इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं हो सकती, वो भी साथ साथ काम करेगी। लेकिन उसमें काम करने के तरीक़ेकार बदलते जा रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्री में जिस तरह पहले काम किया जाता था उससे और आज के टाइम के रिटेल बिजनेस में तरीक़ेकार में चेंजिंग आ गई है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, डेवलप करनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से चीज़ों को लेके जाया जा रहा है रिटेल इंडस्ट्री में, उस तरह हमें भी लेके जाना पड़ेगा। लाइक उसमें ये है सबसे पहले कि हमें जो है अपनी चीज़ पे, अपनी जो बिज़नेस कैटेगरी है उस पर फोकस होना चाहिए। उसकी नीच का हमें पता होनी चाहिए कि हम किस कैटेगरी में जाके काम करने जा रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस बिज़नेस के लिए। सर जैसे यूएस मार्केट में आपको भी अंदाज़ा होगा कि अगर कोई बंदा अमेज़ॉन के ऊपर जो है वर्किंग करना शुरू करता है, क्योंकि वो भी एक रिटेल इंडस्ट्री भी है, तो उसके अंदर पूरा उनका एक पोर्टल होता है जिसके ऊपर वो पूरी वर्किंग कर सकता है कि किसी आइटम की या किसी प्रोडक्ट की कितनी प्राइसिंग रखनी चाहिए, किस तरीके से उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, कहाँ से सोर्सिंग करनी चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग प्लान करना चाहिए। इसी तरीके से अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा फिज़िकली या फिर अगर वो ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता है तो वो किस तरीके से उस चीज़ को जज कर सके जिस तरह के एक अमेज़ॉन मार्केट के अंदर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान में किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किस तरीके से सोर्सिंग करनी चाहिए। देखिए, उसमें बड़ा सिंपल होता है। बाहर पूरी दुनिया में जो है बड़ा सिंपल फार्मूला यूज़ किया जाता है सोर्सिंग के लिए। और आपकी जो प्राइसिंग है कि आपने रिटेल इंडस्ट्री में एक कोई अगर एक चीज़ सेल आउट कर दी है तो उसकी प्राइस कैसे, कौन डिफाइन करेगा कि इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या वर्थ है। तो उसकी प्राइस ऐसे डिफाइन की जाती है इंटरनेशनल दुनिया में भी। और बिज़नेस के रूल्स जो है बिज़नेस बुक्स में जो पढ़ा जाता है वो ये कहती हैं बिज़नेस बुक्स कि आपने किसी भी प्राइस को जब भी रिटेल इंडस्ट्री में करना है तो उसके में सबसे पहले आपने उसके ऑपरेशनल एक्सपेंस कॉस्ट निकालनी है कि उस बिज़नेस में उस प्रोडक्ट की आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आ रही है। अब ऑपरेशनल कॉस्ट हर बिज़नेस की अलग होती है। किसी मेगा स्टोर की और ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, किसी एक छोटी स्टोर की और कॉस्ट होगी। तो आपने वो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और वो कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जा सकती है? कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि लाइक आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आता इंक्लूड क्या क्या है। उसमें आपकी जो शॉप का रेंट है वो इंक्लूड होता है, उसमें आपकी यूटिलिटी बिल्स इंक्लूड होते हैं, उसमें आपकी सैलरीज इंक्लूड होती हैं। तो ये तीन ऑलमोस्ट जो है ये फिक्स कॉस्ट आपकी एक मंथली फिक्स हो जाती है। यूटिलिटी बिल्स में अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको एक वेरिएबल कॉस्ट नहीं, उसको एक फिक्स कॉस्ट एग्जामिन कर लेते हैं कि वो एक एक्स वैल्यू है कोई भी। तो उस एक्स वैल्यू को आपने अपनी सेल के ऊपर डिवाइड करना होता है कि आपकी जो सेल है वो किस बिजनेस कैटेगरी, जो प्रोडक्ट कैटेगरी है आपके पास, किस कैटेगरी में कितनी सेल हो रही है, उतने परसेंटेज आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस भी उस कैटेगरी में डिवाइड होगा। देन आपको उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर पता चल जाएगा कि अगर आपके पास मंथली एक पीस है, कोई एक प्रोडक्ट है, वो 30 पीस बिकते हैं और उसके ऊपर आपकी 30,000 रुपये ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है, तो पर यूनिट जो है वो 1,000 रुपये आपको ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी पड़ रही है। और उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग देखनी है कि सोर्स प्राइस क्या है। सोर्स प्राइस प्लस जो है आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंस आ जाएगा। देन उसके बाद आपने मार्केटिंग और प्रॉफिट, ये दो चीज़ें ऐड करनी है। तो इस तरह से हम अपनी प्राइसिंग को कैलकुलेट किया जाता है। जब तक हम ऑपरेशनल कॉस्ट का नहीं हमें पता होगा तो हम बेहतर से अपनी कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं निकाल पाएंगे। सर ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से कॉस्टिंग की जाती है। ये तो ऑब्वियसली हमारे हर उस कस्टमर के लिए जो कि बिज़नेस कर रहा है, अगर उसका बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो उसको दोबारा रिकैलकुलेट करके उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनको नहीं पता कि वो अगर पाकिस्तान मार्केट में
बिजनेस करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट को किस तरीके से सेलेक्ट करें, क्योंकि एक तो ये होता है कि जिनका एक तो शौक होता है, जिनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, या तो वो उस कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, या कोई अब पाकिस्तानी मार्केट में ये भी है कि उनके कोई अगर बाप दादा अगर कोई बिज़नेस करते आ रहे हो तो या वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो कि स्ट्रगलिंग फेस में है और वो बिज़नेस करना चाह रहा है, उसको नहीं पता कि उसको किस कैटेगरी में जाना चाहिए, कंफ्यूजिंग कस्टमर है, तो वो उसको क्या जो है किस तरीके से उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, जो आज का टाइम जा रहा है रिटेल इंडस्ट्री में, अगर तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आपको उसके अपनी कोई प्रोडक्ट भी नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक नॉर्मल बजट के साथ अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। ठीक है, अगर हम उसमें बात करें कि एक तो सबसे पहले आ जाते हैं फैमिली बिजनेस। अगर आपकी फैमिली में कोई एक बिज़नेस कैटेगरी चल रही है तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में ही आते हो और वही बिज़नेस करते हो तो आपको उस चीज़ का नाउ हाउ होगा, आपको गाइड करने वाले भी होंगे और आप उस बिज़नेस को लेके चला सकोगे। लेकिन अनलेस कि अगर आज के टाइम में अगर आप अपना फैमिली बिज़नेस भी चलाने जा रहे हो तो उसमें भी आपको कोई अपडेट करना है अपने बिज़नेस को, उसमें भी डिजिटलाइजेशन जो है वो किसी ना किसी लिहाज से आपने इंट्रोड्यूस करवानी है तो आप सर्वाइव कर सकोगे। अनलेस अगर आपका फैमिली बिजनेस पिछले 50 साल से 30 साल से चलता आ रहा है तो उसको आज अगर उसी रूटीन में उसी मॉडल को आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा जिस तरह 30 साल पहले या 2000 शुरू में ये जो अर्ली 2000 की जो कैटेगरी है उसमें जब बिजनेसेस थे, वो वाली कैटेगरी आज उस तरह से नहीं इस्टेब्लिश हो सकती या आज उस तरह से बेनिफिशियल नहीं हो सकती जिस तरह तब होती थी। उसकी मेन रीज़न ये है कि बिजनेसेस में डिजिटलाइजेशन आ गई है, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस डिजिटल हो गए हैं। तो उस वजह से हमें जो बिज़नेस कैटेगरी है वो बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। आपने फॉर एग्जांपल आज कोई एक चीज़ बेचनी है, आपने फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, आपने कोई कपड़ों की शॉप खोलनी है, आपने कोई गिफ्ट आइटम की शॉप खोलनी है, कोई भी चीज़ है तो उसमें सबसे पहले आपने लोकेशन उसकी बहुत मैटर करती है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे आप ले रहे हो, उसकी रेनोवेशन किस तरह से कर रहे हो। अगर आप उसकी रेनोवेशन उस प्रोडक्ट के लिहाज से नहीं करोगे, पहले ज़माने में क्या होता था कि एक शॉप के रिटेल शॉप्स हैं उसी एक ही तरह के बॉक्सेस की फिटिंग हुई हुई है, उसमें आप बेशक कपड़ा रख लो, बर्तन रख लो, कुछ भी रख लो, आपका बिक जाता था। आज हर बिजनेस के लिए आपको कस्टमाइज जो है उसकी फिटिंग रेनोवेशन करवानी होती है जिसकी एक ह्यूज कॉस्ट आती है आपको। लेकिन जब तक आप वो कॉस्ट बेयर नहीं करते आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे लेवल पे सेल आउट नहीं कर सकते। सर यही बात आ जाती है कि बिज़नेस की लोकेशन बड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो आजकल आपको पता है कि मॉल्स भी हैं, फिर अगर फूड की बात करें तो फूड कोर्ट्स एंड फूड स्ट्रीट्स बन चुकी हैं। उसके अलावा अगर हम क्लोथिंग की बात करते हैं तो मॉल्स हैं या फिर उनकी पूरी एक मार्केट बन चुकी हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से हट के अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट और भी बिजनेसेस हैं, तो उनकी लोकेशन सिलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान में अब तो एक ट्रेंड बन गया कि फॉर एग्जांपल अगर अब तो उन एरियाज़ को भी उनकी कि क्या कहते हैं नाम के अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं एरियाज़ को भी नाम कर दिया गया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स मार्केट है तो वहाँ पर कह दिया कि भाई ये है ही स्पोर्ट्स मार्केट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक लोकल कम्युनिटी में अगर कोई बिज़नेस ओपन करना चाह रहा है तो उसकी एरिया लोकेशन सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है? देखिए, ये जो है ना काफ़ी कन्फ्लिक्ट आता है इस क्वेश्चन के बीच में। हर बंदे की एक अपनी, अब फॉर एग्जांपल हर बंदे की अपनी जो नेचर है बिजनेस की, वो अब किसी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब अगर वो जिस तरह आपने बात की कि स्पोर्ट्स की एक मार्केट है जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स की शॉप है, एक नया बंदा भी जाके अगर स्पोर्ट्स की शॉप वहाँ पे बना लेता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है। बेनिफिशियल इस सूरत में हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी वहाँ का कस्टमर वहाँ उस जगह पे आ रहा है और उसके पास भी वही प्रोडक्ट पड़ी है जो उसकी मार्केट में सेल आउट हो रही है। लेकिन चैलेंजिंग किस तरह से हो सकता है कि जो ऑलरेडी सारे जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उसकी सराउंडिंग में वही प्रोडक्ट रख के उस मार्केट में लोगों ने ऑलरेडी एक अपनी सेटिंग बनाई होती है, अपना कस्टमर बनाया होता है, उस मार्केट के बीच में आपने जाके उसको उनके कस्टमर्स को तोड़ के अपने पास लेके आना एक इतना इजी नहीं होता नए बंदे के लिए। और जो ऑलरेडी बैठे हुए उनके पास ऑफकोर्स सोर्सिंग भी अच्छी होगी, उनके पास प्राइसिंग भी अच्छी होगी, आप में भी उतनी अच्छी प्राइसिंग ना दे सकते हो जितना अच्छा एक पुराना बंदा दे रहा है, तो आपको वहाँ पे चैलेंजिंग भी आ सकते हैं। लेकिन आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वहाँ पे खुद से कस्टमर लेके नहीं आना पड़ेगा, उस मार्केट में उस चीज़ का कस्टमर ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे, आप अगर वो स्पोर्ट्स की शॉप ही अगर एक कपड़ों की मार्केट में बनाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सारे कपड़े हैं या फूड है या कुछ इस तरह का है, तो वहाँ पे जो फूड लेने आ रहा है तो वो स्पोर्ट्स भी ले सकता है या उसके साथ बच्चे होंगे तो वो आपसे टॉयज़ भी ले सकता है।
तो आपने जो मिस मैच होता है ये आपने बड़ा कंसिडर होता है कि आपने कौन सी मार्केट के बीच में कौन सी प्रोडक्ट। हाँ, अब अगर आप ऐसा करें कि कपड़ों की मार्केट के बीच में एक हार्डवेयर की शॉप खोल लें तो वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई एक कपड़ों की दुकान के बीच मार्केट के बीच में अगर डेकोरेशन आइटम्स की शॉप खोल लेते हैं, फर्नीचर की शॉप खोल लेते हैं, या इस तरह की कोई हाउस होल्ड आइटम्स की, जहाँ पे लाइक शॉपिंग के लिए अगर कपड़ों की मार्केट है तो ऑफकोर्स लेडीज़ ने ज़्यादा रिस्पॉन्स आता होगा वहाँ पे, तो जब वहाँ पे आएंगी तो हाउस होल्ड आइटम्स उनको कम्प्लीमेंट करती हैं। तो आपने उसको देखना है कि उस मार्केट में कम्प्लीमेंट की क्या चीज़ कर सकती है। अब ऑफकोर्स अगर वहाँ पे लेडीज़ मार्केट है, वहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ पे हार्डवेयर का कोई काम नहीं है सच, क्योंकि जी। बहुत कम परसेंटेज है जो हार्डवेयर लेडीज़ परचेज करें। या अगर वहाँ पे गाड़ियों से रिलेटेड वहाँ पे वर्कशॉप बना दी जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो कम्प्लीमेंट देखना है कि कौन सी चीज़ किसको कम्प्लीमेंट लेकिन करती इसी है। तरीके से अगर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पर क्लोथिंग है और वहीं पर एक कोई कार वॉश का अगर बिजनेस किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि एक माइंडसेट के साथ कि मैं जब तक शॉपिंग करके आ रहा हूँ तो मेरी गाड़ी जो है वो धुल जाएगी, तो आई थिंक ये ज़्यादा। कार वॉश और कार वर्कशॉप में बहुत फर्क है ना। हाँ कार एग्जैक्टली। वॉश किया जा सकता है बिल्कुल, या इस जो उसको कम्प्लीमेंट करती है, या वो कार वॉश का जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो डिजिटल बिजनेस में भी जो हमारे पास कार वॉशिंग के डिफरेंट जो पार्किंग में कार वॉश की जाती है उसको लेके बड़ा प्रॉपर से बिजनेस मॉडल बन सकते हैं। उसके पे बड़ी उस पर भी हमारी एक नई नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि उसमें कार वॉश के बिजनेस को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली। हमें ना कि हमें रिटेल बिजनेस में जाना है, हमें डिजिटली कार वॉश के बिजनेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि लोकेशन को किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा बताएं कि सोर्सिंग करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि लोग जो हैं अपने माइंड में ये जो है बेचने के लिए ये बोलते हैं कि हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है या लोकल प्रोडक्ट है, तो इसको किस तरीके से टेक्निकली हैंडल किया जाए ताकि कस्टमर को अपने साथ इंगेज किया जा सके और उसी क्वालिटी को बरकरार रखा जाए ताकि कस्टमर जो है वो मतलब उनका रिपीटिंग कस्टमर बन सके। देखिए, सोर्सिंग आज के अगेन बड़े एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग चीज़ है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है। अब अगर उसमें मैं बात करूं कि अब पाकिस्तान में 3 बड़ी मार्केट हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर मैं बात करूं तो होलसेल के लिए, एक लाहौर में है, एक कराची में है और एक रावलपिंडी में है। ठीक है, एक पेशावर में भी कर लें तो हम 4 मार्केट मैक्सिमम है, या मेजरली अगर हम देखें तो 3 मार्केट है, और दुकानें 30 लाख से भी ज़्यादा होंगी शायद। तो उन 30 लाख की दुकानों ने अगर वो 3 मार्केटों से ही परचेजिंग करनी है तो सबके पास सेम चीज़ पड़ी होगी। आपके पास कोई भी यूनिक फैक्टर नहीं होगा कि आपकी सेल ज़्यादा हो या आप दूसरे से बेहतर बिजनेस कर सकें। आप दूसरे से बेहतर उसी वक्त बिजनेस कर सकेंगे जब आपके पास यूनिक चीज़ होगी, उसमें आप प्रॉफिट भी अपनी मर्जी से चार्ज कर सकेंगे, उसमें आपकी यूनिकनेस होगी, आप ज़्यादा सेल कर सकेंगे, आपके लोगों को ज़्यादा चीज़ पसंद आएगी, आपकी बिजनेस वर्थ ज़्यादा होगी। वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि आपने अपनी जो कैटेगरी है वो डिफ़ाइन करनी है हमारी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को देखते हुए, वहाँ से सोर्सिंग करनी है आपने इंटरनेशनली। आज के टाइम में बड़ी आसान हो चुकी है इंटरनेशनल जो है हमें इंपोर्ट करना। हम डिफरेंट ऐप्स हैं, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है। अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में लेनी है तो अली एक्सप्रेस से लें, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करानी है अपने लोगों के साथ, आप अलीबाबा से पाकिस्तान में किसी भी एक शहर में, छोटे से छोटे शहर में बैठे हुए अलीबाबा से ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करवा के उसके हुए अपनी टैगिंग करवा के अपने शॉप का, अपने लोगों का ब्रांडिंग करवा के आप पाकिस्तान मंगवा सकते हैं चीज़ें, और वहाँ पे उनको अच्छे प्रॉफिट पे सेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी प्राइस भी मिलेगी, प्रॉफिट रेशो भी मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो यूनिक बात है वो आपके ब्रांड की वर्थ बनेगी, आपके अपने नाम की चीज़ें बनेंगी। थोड़ा सा ये भी बताइएगा सर कि जब बिज़नेस जो है एक रनिंग कंडीशन में आ जाता है, इनिशियल फेजेस क्लियर करके, तो सेल्स करने की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, प्रमोशंस किस तरीके से करनी चाहिए, डील्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और उसके सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग मार्केटिंग को क्या बजट जो है उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग बजट को फाइनलाइज करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग और सेल्स ऐसी चीज़ है कि आज अगर मैं रिटेल किसी भी शॉपकीपर को जाके बोलूँ कि आप अपनी शॉप की मार्केटिंग करा लें, तो उसके माइंड में सबसे पहले आएगा कि मैं होल्डिंग बोर्ड लगवा लूँगा, मैं कहीं किसी केबल पे एडवर्टाइजमेंट दे लूँगा या कुछ ऐसा कर लूँगा। लेकिन आज एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग इससे बहुत आगे चली जा चुकी है। वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है, वो आपकी वीडियोस पे आ चुकी है, वो आपकी टिकटॉक पे आ चुकी है। तो आपको कोई भी, बेशक रिटेल इंडस्ट्री है, आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनानी है, उनको अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर अपलोड करना है,
और वहाँ पे बेशक आप ऑनलाइन नहीं सेल करते, आप अपनी शॉप का एड्रेस दें, आपके पास लोग आएंगे और आगे परचेज करेंगे। लेकिन आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं, अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ऑडियंस के बीच में, तो आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी पड़ेगी ताकि आप अपने बिजनेस को एक ग्रो करा सकें। बजट किस तरीके से डिफाइन करें? बजट जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। लाइक अगर आप कोई छोटी वॉल्यूम की प्रोडक्ट है तो उस पर ऑफकोर्स थोड़ा बजट होगा। अगर कोई प्रोडक्ट बढ़िया तो उस पर अब जो अगर बिल्कुल इनिशियल में स्टार्ट करूँ तो एक बहुत मिनिमम बिजनेस को भी 30,000 से 50,000 के बजट में रहते हुए मार्केटिंग का बजट एवरी मंथ रखना चाहिए। उसके बगैर वो ब्रांड कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं करा सकता जब तक वो हर महीने 30 से 50,000 रुपये की या इससे ज़्यादा की मार्केटिंग पे वो स्पेंड नहीं करता। सही। थोड़ा सा सर ये भी बताइएगा, जैसे आपने बजट के बारे में बताया, तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी एवरेज टिकट साइज़ जो है वो नॉर्मल प्राइसिंग है, ठीक है, और आपने जैसे बताया कि 30 to 50,000 तक का बजट लगना है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये बजट इंक्रीज़ कराता है तो सेल्स के अंदर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, और अगर वो उसको कंसिस्टेंट उसी बजट के ऊपर रखते हैं तो सेल्स पे क्या किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा? देखिए, अब मार्केटिंग का जो बजट है, अगर आपकी एक ई कॉमर्स नहीं है, अगर आपकी रिटेल शॉप है और अगर आप 30 से 50,000 का बजट लगा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो डायरेक्ट सेल्स की सूरत में मिलेगा। वो आपको जो मिलेगा वो आपके ब्रांड वर्थ की सूरत में आपको वापस रिटर्न में मिलेगा। ऑफ कोर्स सेल भी आएगी एज एन बाई प्रोडक्ट, लेकिन मेजर पोर्शन उसमें सेल्स नहीं होगा। उसमें मेजर जो फोकस होगा वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगा कि आपका ब्रांड की बिल्डिंग हो रही है, आपके लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चल रहा है कि इस XYZ शॉप का कोई एड्रेस है, इस शॉप XYZ शॉप पे ये प्रोडक्ट मिलती है। ऑनलाइन लो आपकी प्रेजेंस बनेगी तो लोग कल को, आज सेल नहीं होगी लेकिन अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद ऑटोमेटिकली आपकी सेल ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा आपको आपकी ब्रांड वर्थ की वजह से। सर हमारी मार्केट में सबसे बड़ी लैकिंग ये है कि हमारे रिपीटिंग कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है सच। कस्टमर आता है, उसको पता है कि यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसको वो चीज़ दोबारा आई थिंक या तो क्वालिटी की सूरत में नहीं मिल पाती या फिर बिहेवियर की सूरत में नहीं मिल पाती। तो एक रिपीटिंग कस्टमर को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके के पोर्टल्स को अपने स्टोर्स में इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि रिपीटिंग कस्टमर को जज किया जा सके? बिल्कुल ऐसा ही है कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो रिपीटिंग कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। उनको आप डिफरेंट को डिस्काउंट्स देते हैं, कूपन्स देते हैं, या उनको डिफरेंट जब सेल्स प्रमोशंस आपकी आने होती हैं तो उनको पहले से बताते हैं कि आपकी ये सेल्स आपकी स्टोर पे लगने वाली है। तो आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो उनका डाटा मेंटेन कर सकते हैं और उनको अपने जो है वो मार्केटिंग के लिए में यूज़ किया जा सकता है। और वो बहुत आपके वो किसी भी ब्रांड का टोटल एसेट ही आपके कस्टमर होते हैं। जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप बेनिफिट नहीं उस तरह से अपने बिजनेस को दे सकेंगे। तो आपको जो है जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देना चाहिए, और वो ताकि वो आपके पास रेगुलर बेसिस पे आए, वो आपके रिटेलर कस्टमर बन जाते हैं। बेशक आपका रिटेल का कस्टमर है लेकिन फिर भी आपके पास जो है वो कभी भी उसने या उसकी फैमिली में उसके फ्रेंड्स ने किसी ने भी कोई चीज़ लेनी होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो आपके पास फ़ौरन लेके आएगा। थैंक यू सर।